हेलो एवरीवन। आज के सेशन में मैं आपको इंश्योरेंस के टॉप 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाली हूँ। टोटल 4 चैप्टर है और इसमें पूरे 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, वो भी एमसीक्यूज फॉर्म में मैं आपको दे रही हूँ। इसमें साथ ही एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन के जरिए मैं आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलूँगी। टोटल 50 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस जो है वो भी सोशल सिक्योरिटी का एक पार्ट होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और आपके स्पेशल से पूछे जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने आपसे सुबह में कहा है कि रिवीजन आप करते चलिए, रिवीजन पे आपका फोकस होना चाहिए। मैंने सिर्फ रिवीजन के टॉपिक पे बात किया हुआ था कि इन 4 दिनों में आपकी रिवीजन करने के प्रति क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जिसको विस्तार पूर्वक अध्ययन करना था वो 1.5 सालों में तैयार हो चुका होगा। जिसको वाकई इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, क्रैक करनी है, वो अपना तैयारी 1.5 साल में कर चुका होगा। मैंने सिर्फ रिवीजन की स्ट्रेटजी आपसे शेयर की थी सुबह के वीडियो में, लेकिन कुछ महानुभावों ने ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ की हैं, ऐसा लगता है कि इतना सिंपल हिंदी लैंग्वेज भी, अगर भारतीय लैंग्वेज भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। एनीवेज, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका फोकस सिर्फ इतना होना चाहिए कि क्या मटेरियल आपको मिल रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए फालतू चीज़ की टिप्पणियाँ करने में कितना सारा समय ज़ाहिर होता है, वो आप सभी को मालूम होगा। इतना यूपीएससी की तैयारी कर रहे, इतना सीरियस कैंडिडेट होने के बावजूद ऐसे टिप्पणियाँ कैसे करने की सोच सकता है कोई। तो पहला जो टॉपिक है जिससे कि आपको क्वेश्चन मिलने वाला है वो है मीनिंग, स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अर्थ, क्षेत्र एवं विशेषताएं। बीमा का अर्थ, बीमा के क्षेत्र और बीमा की विशेषताओं से संबंधित आपको पहले क्वेश्चन मिलने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीमांकन वो व्यक्ति होता है जो, तो बताइए फटाफट से अपना अपना आंसर करिए, आप लोग तो पढ़ ही चुके होंगे। सही जवाब होगा किसी बीमा व्यवसाय की निवल यानी नेट देयता का अभिकलन करता है। बीमांकन वो व्यक्ति होता है जो कि किसी बीमा व्यवसाय की निवल यानी नेट देयता का अभिकलन करता है। तो चलिए इसको एक्सप्लेनेशन के ज़रिए समझिए। सिर्फ 50 क्वेश्चन है, बहुत कम समय में कवर हो जाएगा, तो पूरे 50 क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज्वाइन करें। बीमांकन वो व्यक्ति होता है जो कि किसी बीमा व्यवसाय की निवल यानी नेट का अभिकलन करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बीमाकर्ता का आशय उस व्यक्ति या संस्था से है जो किसी दूसरे व्यक्ति को जोखिमों से होने वाली हानि की पूर्ति का वचन देती है। बीमा कानूनी अनुबंध से बाध्य होता है। बीमा जो है वो कानूनी अनुबंध से बाध्य होता है और आपात की स्थिति में बीमा कंपनी का पॉलिसी धारक के प्रति दायित्व होता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु से संबंधित एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोहरा बीमा। सही जवाब होगा दोहरा बीमा। जब किसी वस्तु से संबंधित एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ली जाती है तो उसको दोहरा बीमा कहते हैं। जबकि पुनर्बीमा में किसी वस्तु या जीवन का एक ही बीमादाता से बीमा कराया जाता है और वो संपूर्ण जोखिम अथवा उसका एक अंग किसी अन्य बीमादाता को हस्तांतरित कर देता है। अब यहाँ पे उदाहरण जो दिया है, इस उदाहरण के ज़रिए से समझिए आप। अगर कोई व्यापारी अपने कारखाने का ए कंपनी से 1500 रुपये का, बी कंपनी से 20,000 रुपये का और सी कंपनी से 30,000 रुपये का बीमा कराता है तो ये दोहरा बीमा कहलाएगा। और अगर 60,000 रुपये का केवल ए कंपनी से बीमा कराता है जो 30,000 रुपये की जोखिम बी कंपनी को हस्तांतरित कर देता है तो ये पुनर्बीमा कहलाएगा। तो आप समझ गए कि दोहरा बीमा और पुनर्बीमा क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वेयर मोर देन वन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन टू कवर द सेम रिस्क इट इज़ कॉल्ड, यानी जब किसी वस्तु की एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ले ली जाती है तब उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं डबल इंश्योरेंस यानी दोहरा बीमा। दोहरा बीमा एक ही वस्तु, एक ही जोखिम के संदर्भ में, दोहरा बीमा जो होता है जब एक ही वस्तु, एक ही जोखिम के संदर्भ में एक से अधिक बीमा कंपनियों से बीमा कराता है और बीमा कराई जाने वाली कुल बीमित राशि विषय वस्तु के मूल्य से अधिक है तो ये दोहरा बीमा कहलाएगा। आप सभी का कॉन्सेप्ट दोहरा बीमा को लेकर के क्लियर हो चुका होगा। इस मामले में बीमा के अंशदान का सिद्धांत लागू होता है। बीमा के अंशदान का सिद्धांत लागू होता है जो कि क्षतिपूर्ति सिद्धांत का ही पूरक होता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है।
तो इसमें से बताइए कि कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। सिंकिंग फंड, ये जीवन बीमा पॉलिसी होता है, सिंकिंग फंड के लिए जीवन बीमा पॉलिसी होती है। और कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी यानी प्रभावी क्षति फायर इंश्योरेंस होता है, इसमें अग्नि बीमा पॉलिसी होती है। और पुनः स्थापन, ठीक है, पुनर्स्थापन रिस्टेटमेंट जो है ये सामुद्रिक बीमा पॉलिसी यानी मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होता है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। बाकी वर्कर सिकनेस के लिए एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस होता है, कर्मचारी राज्य बीमा श्रमिकों की बीमारी के लिए। तो जो सही जवाब होगा, सही मैच नहीं कर रहा है, वो है ऑप्शन सी। तो ये है सही सुमेलन। सिंकिंग कोष जीवन बीमा पॉलिसी होता है इसके लिए, प्रभावी क्षति के लिए अग्नि बीमा पॉलिसी होता है, श्रमिकों की बीमारी के लिए कर्मचारी राज्य बीमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन डज नॉट अप्लाई टू। द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन डज नॉट अप्लाई टू यानी प्रत्यासन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। प्रत्यासन का सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? सही जवाब होगा जीवन बीमा में, लाइफ इंश्योरेंस में प्रत्यासन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। बीमा के प्रत्यासन का सिद्धांत क्या होता है, पहले इस सिद्धांत को समझिए। इस सिद्धांत को क्षतिपूर्ति का सहायक सिद्धांत भी कहते हैं। इसके प्रमुख तथ्य जो है वो निम्नलिखित है। क्या तथ्य हैं? जब बीमाकर्ता बीमादार की क्षतिपूर्ति कर देता है तो बीमित विषय वस्तु के संबंध में सभी अधिकार बीमाकर्ता का हो जाता है, यानी नष्ट हुए मलबे पर बीमाकर्ता का अधिकार होता है। जीवन बीमा में प्रत्यासन का सिद्धांत नहीं लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म कॉसा प्रॉक्सिमा इम्प्लाइज दैट द लॉस मस्ट अराइज फ्रॉम यानी आसन्न कारण पद का निहितार्थ है कि हानि का उदय। हानि का उदय किससे हो? तो आपका जवाब होना चाहिए कि बीमित कारण से हो। बीमित कारण कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द केस्ड इंश्योर्ड अगेंस्ट यानी बीमित कारण से हो। द कॉस्ट इंश्योर्ड अगेंस्ट यानी सामान्यतः बीमा अनुबंध के जोखिमों के विरुद्ध बीमा नहीं होता है। अतः जब बीमित वस्तु क्षतिग्रस्त होता है तब ऐसे में सबसे निकटतम कारण निश्चित करना होता है और यदि उसका बीमा कराया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन फायर इंश्योरेंस यानी निम्नांकित में से कौन सा तत्व अग्नि बीमा में विद्यमान नहीं होता है? सही जवाब होगा विनियोग जो है ये अग्नि बीमा में विद्यमान नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सब्रोगेशन होता है, कंसिडरेशन होता है, इंडेमनिटी होती है, क्षतिपूर्ति होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अग्नि बीमा में निम्नलिखित विद्यमान होते हैं: प्रत्यासन, प्रतिफल, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत और निकटतम कारण आदि। विनियोग जो है ये जीवन बीमा से संबंधित होता है, ठीक है, जीवन बीमा से संबंधित होता है। अग्नि बीमा में इसका कोई योगदान नहीं है। अगला प्रश्न है, एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस इज अ काइंड ऑफ यानी निर्यात जोखिम बीमा है एक प्रकार का। कैसा बीमा है ये गारंटी इंश्योरेंस होती है, गारंटी बीमा होता है। निर्यात जोखिम बीमा एक तरह का गारंटी बीमा है। भारत में निर्यात जोखिम बीमा के लिए 15 जनवरी 1964 को निर्यात साख गारंटी नियम बनाया गया। कब बनाया गया? 15 जनवरी 1964 को, 15 जनवरी 1964 को। ये भारत में निर्यात ऋण गारंटी एवं बीमा आदि की सुविधाएं प्रदान करके बढ़ाने के उद्देश्य के लिए विशेष तौर पर गठित किया गया। ये पूर्णतः भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित है तथा इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, री इंश्योरेंस इम्प्लाइज यानी पुनर्बीमा से तात्पर्य है। पुनर्बीमा से क्या तात्पर्य है? सही जवाब होगा पुनर्बीमा एक बीमा कंपनी का दूसरी बीमा कंपनी से बीमा कराना पुनर्बीमा होता है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी अफेक्टिंग इंश्योरेंस फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अफेक्टिंग इंश्योरेंस फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनी। जब एक बीमा कंपनी किसी बड़े रकम का बीमा कराती है, बड़े रकम का बीमा करती है और उसे ये महसूस होने लगता है कि वो उतनी राशि की जोखिम खुद अकेले सहन नहीं कर सकती, तब उतनी रकम या कुछ भाग की बीमा अन्य बीमा कंपनियों से करा लेती है। इसे ही पुनर्बीमा कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10,
Where more than one fire insurance policy is taken to cover the same risk, it's called। यानी जब किसी एक वस्तु की एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ले ली जाती है तो वो क्या कहलाता है? वो डबल इंश्योरेंस कहलाता है, दोहरा बीमा कहलाता है। जब किसी एक ही वस्तु की एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ले ली जाती है तो उसे दोहरा बीमा पॉलिसी कहते हैं। और यदि एक ही वस्तु की एक बीमा कंपनी के द्वारा किसी दूसरे बीमा कंपनी से पॉलिसी ली जाती है तो उसे पुनर्बीमा कहते हैं। और अब अगले टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 4 चैप्टर में 50 क्वेश्चन में कराने वाली हूँ, तो दूसरा चैप्टर है जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड अब आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस is always taxable under head dash if the same is not taxable as salary और बिजनेस इनकम। यानी मुख्य व्यक्ति की बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि हमेशा किसके शीर्ष के अंतर्गत कर योग्य है यदि ये वेतन या व्यवसायिक आय के रूप में कर योग्य नहीं है। क्वेश्चन आप लोग समझ गए? सही जवाब होगा मुख्य व्यक्ति की बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि हमेशा किसके शीर्ष के अंतर्गत कर योग्य है यदि ये वेतन या व्यवसायिक आय के रूप में कर योग्य नहीं है। सही जवाब होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी अन्य स्रोतों से आय। ये हमेशा मुख्य व्यक्ति की बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि हमेशा अन्य स्रोतों से आय शीर्ष के अंतर्गत कर योग्य है। मुख्य व्यक्ति की बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि हमेशा अन्य स्रोतों से आय के शीर्ष के अंतर्गत योग्य है यदि वो वेतन या व्यवसायिक आय के रूप में कर योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमेनिटी डज नॉट अप्लाई टू यानी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। किस पे लागू नहीं होता है? सही जवाब होगा जीवन बीमा पे, लाइफ इंश्योरेंस पे लागू नहीं होता है। जीवन बीमा से आशय मानव जीवन पर अनुबंध करने की व्यवसाय से होता है। इसमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता क्योंकि जीवन अमूल्य होता है व उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट where one party for a consideration undertakes to indemnity another against a possible loss. This does not apply to यानी बीमा एक अनुबंध है जहाँ पे एक पक्ष कुछ प्रतिफल के बदले में दूसरे पक्ष को संभावित हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देता है। ये निम्न पर लागू नहीं होता है। किस पर ये लागू नहीं होता है? सही जवाब होगा लाइफ इंश्योरेंस पर, जीवन बीमा पर लागू नहीं होता है। संभावित हानि की क्षतिपूर्ति का नियम जीवन बीमा के संबंध में लागू नहीं होता क्योंकि जीवन अमूल्य होता है व उसकी क्षति की पूर्ति मुद्रा में न तो की जा सकती है न ही अनुमानित हो सकती है। अगला क्वेश्चन, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इन द केस ऑफ यानी बीमा योग्य हित को मौद्रिक रूप में निम्नलिखित के संदर्भ में नापा नहीं जा सकता। किस में नापा नहीं जा सकता है? सही जवाब होगा लाइफ इंश्योरेंस में, जीवन बीमा में। बीमा योग्य हित को मौद्रिक रूप में निम्नलिखित के संदर्भ में मापा नहीं जा सकता, वो है जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। सरेंडर वैल्यू इज रिलेटेड टू यानी समर्पण मूल्य संबंधित है। किससे संबंधित है? लाइफ इंश्योरेंस से, जीवन बीमा से। समर्पण मूल्य जीवन बीमा से संबंधित होता है। ऐसा तब होता है जब बीमित व्यक्ति प्रीमियम का भुगतान करने में सक्षम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू यानी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। किस पे लागू नहीं होता है? सही जवाब होगा क्षतिपूर्ति का जो सिद्धांत है वो जीवन बीमा पर लागू नहीं होता है। ये सिद्धांत ऐसी वस्तुओं पर लागू होता है जिसकी क्षति का मूल्यांकन किया जा सके। जीवन तो अनमोल है, इसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, तो ये सिद्धांत जीवन बीमा पर लागू नहीं होता। ये सिद्धांत जीवन बीमा के अलावा अन्य सभी बीमा पर लागू होगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट ओनली एट द टाइम व्हेन पॉलिसी इज टेकन यानी निम्न में से किस बीमा में बीमा योग्य हित केवल बीमा कराते समय मौजूद रहना चाहिए? कौन सा हित लागू होना चाहिए? सही जवाब होगा लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा।
जीवन बीमा में बीमा योग्य हित केवल बीमा कराते समय मौजूद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इट्स नेसेसरी टू शो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ इन लाइफ इंश्योरेंस प्रपोजल अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग, यानी जीवन बीमा प्रस्ताव में सही जन्म तिथि को दिखाना किस सिद्धांत के अनुसार आवश्यक है। राइट आंसर होगा अटमोस्ट गुड फेथ, यानी परम सद्विश्वास। बीमा के सिद्धांत परम सद्विश्वास के अंतर्गत बीमित तथा बीमाकर्ता दोनों को आपस में समस्त तथ्यों का खुलासा कर देना चाहिए। यदि दोनों में से कोई भी पक्ष कोई तथ्य दूसरे से छिपाता है तो बीमा प्रसन्नविदा खंडित हो जाता है। नेक्स्ट असर्शन एंड रीज़न है। असर्शन यानी कथन कह रहा है कि जीवन बीमा क्षतिपूर्ति का प्रसन्नविदा है, यानी लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, और इसका रीज़न दे रहा है कारण कि मानव जीवन इतना मूल्यवान है कि इसका मूल्य निर्धारित करना असंभव होता है। तो ये तो आपने ऊपर अभी कितनी बार पढ़ा है, तो इसका सही जवाब होगा कि पहला जो है ऑप्शन डी। ए गलत है लेकिन आर जो है वो सही है। बीमा का क्षतिपूर्ण सिद्धांत के अनुसार बीमादार केवल वास्तविक हानि या बीमा पत्र की धनराशि जो भी कम हो उसी का भुगतान मिलेगा। मानव जीवन इतना मूल्यवान है कि इसका मूल्यांकन करना असंभव है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जीवन बीमा या व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पर लागू नहीं होता है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जो है वो अग्नि और सामुद्रिक बीमा का संविदा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, लाइफ इंश्योरेंस इज टेकन फॉर, यानी जीवन बीमा लिया जाता है। किस लिए लिया जाता है जीवन बीमा? सही जवाब होगा बोथ रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट, जोखिम एवं विनियोजन दोनों के लिए लिया जाता है। जीवन बीमा एक सुरक्षा और निवेश अनुबंध है क्योंकि इसके अंतर्गत बीमित को एक निश्चित अवधि के बाद अथवा उसकी मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को प्रीमियम के रूप में प्रतिफल के भुगतान के बदले एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। It's necessary to show correct date of birth in a life insurance proposal in pursuance of the following principle, यानी जीवन बीमा प्रस्ताव में निम्नलिखित सिद्धांत के अनुपालन में सही जन्म तिथि दिखाना आवश्यक है। किसमें आवश्यक है? सही जवाब होगा ऑटमोस्ट गुड फेथ, परम सद्भावना में। परम सद्भावना या सद्भावना क्या है ये बीमा के अनुबंध में परम सद्विश्वास तत्व का होना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह के अनुबंध के अंतर्गत बीमादार या फिर बीमाकर्ता दोनों पक्षकारों का ये कर्तव्य है कि वो ऐसे समस्त सारवान तथ्यों को स्पष्ट कर दे जो अनुबंध करने के निर्णय को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड एग्जिस्ट ओनली एट द टाइम ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, किस प्रकार के बीमा में बीमा योग्य हित केवल बीमा पॉलिसी लेते समय ही होना आवश्यक है। सही जवाब होगा लाइफ इंश्योरेंस में, जीवन बीमा में आवश्यक है। बीमा योग्य हित जीवन या फिर बीमा कराई जाने वाली वस्तु में बीमित व्यक्ति का वित्तीय हित होता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति या स्वयं का बीमा कराता है तो दूसरे अस्तित्व से उसे वित्तीय साथ मिलता है या इसके विशिष्ट होने से वित्तीय हानि पहुंचती है तो उस वस्तु या व्यक्ति में उसका बीमा योग्य हित माना जाता है। जीवन बीमा में बीमा योग्य हित बीमा कराते समय होता है। अग्नि बीमा में बीमा योग्य हित बीमा कराते समय तथा घटने के समय में होना चाहिए। और समुद्री बीमा में बीमा योग्य हित घटना घटित होने पर होता है। समुद्री बीमा में बीमा योग्य हित घटना घटित होने के टाइम पे होता है। क्वेश्चन नंबर 23, सरेंडर वैल्यू इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ, यानी समर्पण मूल्य लागू होता है केवल किस पे लागू होता है? समर्पण मूल्य। सही जवाब होगा लाइफ इंश्योरेंस पे, जीवन बीमा पर लागू होता है। सरेंडर वैल्यू यानी समर्पण मूल्य से तात्पर्य उस मूल्य से होता है जो कि बीमा कंपनी के द्वारा बीमा कराने वाले को बीमा पत्र अर्पित करने पर दी जाती है। ये सामान्यतः उस समय होता है जब बीमा करने वाला व्यक्ति बीमा कंपनी को प्रीमियम देने में असमर्थ होता है। समर्पण मूल्य सदैव जीवन बीमा के ही अंतर्गत दिया जाता है।
अब अगला टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, वो है अग्नि बीमा। अब तक जो आपने क्वेश्चन किया वो लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित किया, जीवन बीमा से। अब फायर इंश्योरेंस से संबंधित आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस कवर्स एक्ट्स विच आर, यानी अधिकार से परे सिद्धांत उन कार्यों को सन्निहित करता है जो, कौन सा कार्य, जो केवल पार्षद सीमा नियम में उल्लिखित उद्देश्यों से परे होते हैं, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ओनली। पार्षद सीमा नियम क्या होता है, इसको समझिए। पार्षद सीमा नियम किसी कंपनी का चार्टर होता है और अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी जिसके अनुसार कंपनी का व्यापार चलाया जाएगा। तो पार्षद सीमा नियम में उल्लिखित उद्देश्य से परे अगर कोई भी काम होता है तो उसे अधिकार से परे का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आ गई होगी सभी को। अगला प्रश्न है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड पेमेंट ऑफ क्लेम इन, यानी प्रसन्नविदा और दावे के भुगतान के समय बीमा योग्य हित मौजूद रहता है। किस में मौजूद होता है? फायर इंश्योरेंस में, अग्नि बीमा में। अग्नि बीमा की दशा में बीमा कराते समय और दावे के भुगतान के समय बीमा कराने वाले का बीमा योग्य हित होना आवश्यक है, अन्यथा बीमा कराने वाला व्यक्ति खुद ही आग लगा करके भुगतान के लिए दावा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, फायर इंश्योरेंस कवर्स, यानी अग्नि बीमा सम्मिलित करता है। किसको सम्मिलित करता है अग्नि बीमा? एलिमेंट्स ऑफ रिस्क ओनली, केवल जोखिम तत्व को। एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी विनियोजन तत्व को। तो इन दोनों को ही कवर करता है, बोथ ए एंड बी। अग्नि बीमा में वास्तविक क्षति या फिर विनियोजित धनराशि दोनों में से जो कम होता है उसका भुगतान बीमा कंपनी के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, In a consequential loss policy, which one of the following losses is indemnified? यानी आनुषंगिक हानि बीमा में निम्नांकित में से कौन सी हानि की क्षतिपूर्ति की जाएगी? किस हानि की क्षतिपूर्ति की जाएगी? राइट आंसर होगा अग्नि के कारण शुद्ध लाभ की हानि की क्षतिपूर्ति की जाएगी, लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट्स ड्यू टू फायर। आनुषंगिक हानि बीमा में अगर अग्नि के कारण शुद्ध लाभ की हानि होती है तो उस हानि की क्षतिपूर्ति बीमित कंपनी के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन डज नॉट अप्लाई टू, यानी प्रत्यासन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। किस पे लागू नहीं होता है? तो अब तो आप सभी आंसर कर चुके होंगे। अग्नि बीमा पे, फायर इंश्योरेंस पे लागू नहीं होता है।